बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद है। ज़रा चल के देखें, हम तो दोनों पिंक के कलर्स में हैं आज। तो हरमीत किस रंग में है? ज़रा हरमीत की तरफ का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में हरमीत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रऊफ साहब, कलर तो अगर मैं बात करूं तो कलर तो मुख्तलिफ आते रहते हैं, कभी रोमा मुख्तलिफ रंगों में और कभी आप और हम तो बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा मौसम बड़ा औसम है इस्लामाबाद का। बारिशें और कल रात से जो बारिशों का सिलसिला चल पड़ा है और आज भी बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है इस्लामाबाद में। और ऐसा लग रहा है कि हम कहीं वापस मार्च और फरवरी के महीने में लौट गए। तो इस तरह की वो की जो ठंडक है वो महसूस की जा सकती है। लाहौर के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या सूरत हाल है? अच्छा, लाहौर के बारे में थोड़ा सा ये बताते चलें कि यहाँ पर बूंदाबांदी और बारिश तो कोई नहीं है, लेकिन जब इस्लामाबाद में ख़बरें आई कि जी मौसम बहुत अच्छा हो गया, शाम के वक्त आई कि क्लाउडी है, उसके बाद पता लगा कि जी बारिश भी हो रही है, तो उसके बाद से अब तक अगर हम लाहौर के साथ कंपैरिजन करें तो रात गए लाहौर में हल्की फुल्की हवा ज़रूर चल रही थी और सुबह भी चल रही थी, बारिश अलबत्ता नहीं हो रही। खैर आज का दिन जो है थी ना वो खत्म हो चुकी। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आज अल्लामा इकबाल की 84वीं बरसी है और बड़े अकीदत और एहतराम से उसको मनाया जाएगा। उसके मुतालिक ये है कि खानखानी होगी, फिर गार्ड्स की तब्दीली होगी अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर। अल्लामा इकबाल का जो रोल है इसके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। नौजवानों को जो इकबाल ने खुद ही का पैगाम दिया, पाकिस्तान की तहरीक में बेपनाह रोल है, जितना भी उसका रोल का हम बात करें उतना ही कम है। यानी एक बात ये कही जाती है कि अल्लामा इकबाल ने ही कायल किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कि वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान आके मुसलमानों की खिदमत करें, और कायद-ए-आज़म मुतासिर इतने थे उनसे ज़्यादा कि उन्होंने इनके कहे पे अमल किया। इकबाल की शायरी पूरी की पूरी जो फ़िक्र है वो इस बात के ऊपर ज़ोर देती है कि अपने अंदर वो पैदा करो जज्बा कि जो तुम्हें अपने उन मुसलमानों की तरह बना दे जो मुसलमान पहले कभी बिल्कुल यानी आपके औज सुरैया पे थे, जो कभी अरूज पे थे। और वो उनके अशार जितने भी हैं, यानी कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। वो क्या नौजवानों को बता रहे हैं कि वो क्या गर्दू था, क्या वो रंग था जिसका एक तू टूटा हुआ तारा है जो अब गुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस तरह की बेपनाह शायरी है। और मैं हमेशा सुनाता रहता हूँ कि नई फ़िक्र के बारे में इकबाल हमेशा ये कहते रहे नौजवानों को कि अपनी फ़िक्र नई जो है उससे इस्तिफ़ादा करो, इसलिए कि ये जो देन है ये तुम्हारी ही है। मुसलमान ही थे जिन्होंने साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ के वो काम किए जिसकी बुनियाद के ऊपर एक इनकलाब आया पूरी दुनिया में। और वो इनकलाब ऐसा था कि जिसके बारे में पूरी दुनिया अब बात करती है कि मुसलमान साइंटिस्ट थे जिनके बारे में यह कोर्डोवा यूनिवर्सिटी जो जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर जाके पढ़ाते थे, वहाँ पे चाहे ईसाई हों चाहे यूरोपीय दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो आते थे, वो तालीम हासिल करते थे। और वो तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने नशत सानिया बर्पा की, यूरोप के अंदर एक तहरीक पैदा की जिसको रेनेसांस कहते हैं। तो मेरा चूँकि थीसिस भी था, मैं जब एमए में पढ़ता था तो मैंने इकबाल एंड द वेस्टर्न रेनेसांस इस मौजू के ऊपर ही काम किया था। तो वो इसी के ऊपर जोर देता है कि मुसलमान साइंटिस्ट, मुसलमान फ़िक्र वाले, यानी 3-4 बड़ी किताबें हैं जिनके बारे में ज़िक्र होता है कि उन किताबों ने इनकलाब बर्पा किया था यूरोप के अंदर। दांते की डिवाइन कॉमेडी है जिसने लिटरेचर फ़लसफ़े में इनकलाब बर्पा किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि फतूहात मक्किया अल्लामा इब्न अरबी की किताब जो है उससे इस्तिफ़ादा उसने किया था। इसी तरह से फ्रांसिस बेकन, रॉजर बेकन, ये बड़े लोग थे जिन्होंने अपनी फ़िक्र में तब्दीली पैदा की और उस बुनियाद के ऊपर इनकलाब आया। मैं इकबाल के 2-3 अशार और सुनाता हूँ और फिर हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। जी जी ज़रूर। अच्छा, आप भी सुनने के लिए बेताब हो? जी जी, मैं तो कह रहा हूँ कि भैया इरशाद बाजी। अच्छा, कहाँ से शुरू करें सर? आपने करना आगाज। आपको पता है, आपने पहले तो जाहिर बात है कि अब रोमा को तो ये जल्दी है कि अब टॉपिक किस तरीके से मैं शुरू करूँ, अपनी ड्यूटी जो है वो निभाऊं, क्योंकि असलम भाई पीछे से जाहिर बात है कि वो
کان میں اشارہ دے رہے ہوں گے نہیں چلو میں مختصر جلدی کریں. دو شعر جو ہے میں پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن میں دوبارہ سناتا ہوں. تو شب آفریدی چراغ آفریدم، اے اللہ تو نے رات بنائی میں نے پیالہ بنا دیا، میں نے چراغ بنا دیا. ایال آفریدی سفال آفریدم، تو نے مٹی بنائی میں نے پیالہ بنا دیا. بیابان و کوثر و راگ آفریدی، تو نے بیابان بنائے، جنگل ویرانے بنائے. خیابان و گلزار و باغ آفریدم، اور میں نے انہیں خیابانوں میں، گلزار میں، باغوں میں تبدیل کر دیا. مسجد کرتبہ جو ہے نا وہ اس کے وہاں پہ موقع کے اوپر جو اقبال کی نظم ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی نظم شاید ہی دنیا کی کسی اور زبان میں ہوگی. تو میں دو لائنیں اسے صرف پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم روما سے درخواست کریں گے ڈیلی ڈوز کی طرف چلے اور آج کا رن ڈاؤن بھی بتائیں کہ وہ جو شروع ہوتی ہے نا، سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. واہ زبردست. اقبال کو تھوڑا سا ٹریبیوٹ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اقبال جن کی 84ویں برسی ہے آج، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جو کام انہوں نے کیا وہ کام ایسا ہے کہ جو مسلمان جب تک دنیا ہے ان کو یاد کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ہم کوئکلی آج کی ٹاپ سٹوریز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے. ڈیلی ڈوز کے ساتھ آغاز. وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز ایوان صدر میں عارف علوی صاحب سے ملاقات کی ہے، جو اس کا کوئی اعلامیہ تاحال جاری نہیں ہوا. ہمیں ذاتی طور پر خود معلوم ہے کہ کرائسس جو اوورال چل رہا ہے، آئینی بحران، اس پر گفتگو کی، لیکن آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف آج لاہور میں پاور شو کرنے جا رہی ہے. ایجنڈا کیا ہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کیا کوئی خاص اعلان آج بھی متوقع ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. کاروان کرافٹس فاؤنڈیشن جو کہ خواتین کو باوقار معاش کے حصول کے قابل بنانے میں پیش ہے، اس کے روح رواں آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہوں گے. پاکستان کے ایوارڈ یافتہ فوٹوگرافر عاصم چیمہ جو پاکستان میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ بیرون ملک میں بھی لوگوں کو فوٹوگرافی سکھاتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور خود بھی بہت سے ایوارڈز اور میڈلز اور چیزیں جو ہیں وہ اپنے نام کر چکے ہیں. یہ آج ہمارے ساتھ عاصم چیمہ شو میں موجود ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں اورل ہائیجین کا خیال کس طرح سے رکھا جائے، ہمارے ساتھ ڈینٹسٹ بھی ہمیں شو میں جوائن کریں گی. ڈیلی ڈوز کے ساتھ ہم آغاز کریں گے اور ڈیلی ڈوز میں ہمارے پاس جو سٹوری ہے وہ جاپان سے ہے. جاپان کا شہر ٹوکیو، کل بھی ہم نے ایک جاپانی کی کل بھی جاپانی کی ایک سٹوری تھی، تو آج بھی جاپانی کی سٹوری ہے. بالکل. اور یہاں پر ایک ریسٹورانٹ ہے، اس کی آج کل ایک سویڈش بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. ٹویٹر پر کچھ پکچرز اپلوڈ ہوئی اور ان کو بہت زیادہ لائکس اور ری ٹویٹس ملے، جس کے بعد اب یہ لوگوں کی نظروں میں آ چکی ہے. اور یہ جو سویڈش ہے ڈیزرٹ جو ہے بیسیکلی مماثلت رکھتا ہے جو ہماری عام طور پر دیواریں ہوتی ہیں اس کے پلاسٹر کے ساتھ. سو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کھانے کے اعتبار سے تو شاید کوئی اتنی اچھی نہیں، بٹ اس کو جس انداز میں سرو کیا جاتا ہے، جس انداز میں اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، وہ اتنا کمال ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کو، لوگوں کے جو دل ہیں ان کو لبھا رہا ہے. بس اس کی یہ خاصیت اور خصوصیت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ذائقہ بھی اچھا ہوگا ضرور، مجھے امید ہے. جو میں نے پڑھا اس کے مطابق، کچھ لوگوں کی اوپینینز کے مطابق اس کا ذائقہ کوئی خاص نہیں ہے. اس کو یہ دیکھو نا، یہ ویژولی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، پریزنٹیشن اور اس کی سرونگ بہت اچھی ہے. ویژولی بھی نظر آ رہی ہے، بالکل پلاسٹری کی طرح لگ رہی ہے اور پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں کھا رہے ہیں، لیکن پاپولر بہت زیادہ ہے. ہرمیت ایسی سویٹ ڈش اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ روز صاحب ٹرائی تو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ بالکل روما کی بات بھی درست ہے کہ چیز جو ہے وہ ایک مختلف طریقے سے پیش کرنا جو ہے ایک بہت بڑی کلا ہے کہ انسان ایک چیز کو پریزنٹ کرتا ہے اور سب سے مختلف کرتا ہے، تو اٹریکشن جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. لیکن یہ بھی بات ہے کہ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ کمنٹس بھی آئے کہ بھیا جو ذائقہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. بہرحال پڑی ہوتی تو ہم بھی چھک لیتے کہ ذائقہ کیسا ہے، پریزنٹ کرنے کا طریقہ تو بھائی مزے کا ہے. اچھا، جو میں نے پہلے دیکھا یا سنا اور اب جو میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے کچھ ایکسٹراڈنری نہیں فیل ہو رہا، ٹو بی ویری آنیسٹ. ہاں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہر ملک کا کلچر اپنا ہوتا ہے، ہر ملک کا رواج اپنا ہوتا ہے. جاپان کا رواج اور کلچر بالکل مختلف ہے. وہ کیا چیز ہوگی جس نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہوگا، وہ وہیں جا کے کہیں بندہ دیکھے، ان سے پوچھے بھی تو بھائی کیا ہے
क्यों इतने अट्रैक्टेड हो, मतलब बिल्कुल अट्रैक्टेड हो इसकी तरफ को। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और हरमीत से कहेंगे कि भाई अगली स्टोरी बताए जो एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया क्या है। पूरी दुनिया में लोग गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनोखे, मुनफरद और बाज़ औक़ात ख़तरनाक उमूर सरअंजाम देते हैं। अब की बार क्या किया गया, खैर वो ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन वो किसी की जिस्मानी साख्त जो कि नेचुरल है उससे रेलिवेंट है। सो ओवर टू यू हरमीत। मैं तो कहना हूँ, वैसे जब स्टोरी आप बताती हैं तो बड़े मज़े की होती है। वैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जानिब से ये होता है कि भाई वो कोशिश करते हैं कि गिनीज बुक में उनका नाम आ जाए, लेकिन कुछ लोग जो जिस्मानी साख्त उनकी मुख्तलिफ होती है। तो मुझे तो ये स्टोरी पढ़ के थोड़ा सा मुझे अपना एक दोस्त याद आ गया जिसकी ज़ुबान इतनी दराज थी कि वो इतनी लंबी थी कि भैया वो पहुँचते पहुँचते इधर तक पहुँच जाती थी, नाक को टच कर देती थी। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह ही सीन है। मैं समझता हूँ कि आगे आप ही कंटिन्यू कर लें। बिल्कुल, मैं बताती जाती हूँ, ये ज़ुबान से रिलेटेड है कि अमेरिकन एक शहरी है जिसकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा मोटी है और इस मोटी ज़ुबान की बदौलत उसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो ऐड किया गया है। और इस शख्स का ये कहना है कि वो शुरू में तो बिल्कुल लाइक नॉर्मली वीडियोस वगैरह बनाता था और फिर उसके बाद उसको करोड़ों में व्यूज़ मिलना शुरू हो गए। सो फिर इसने यहाँ पर इस कंपटीशन में और इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। अभी कहा जाता है कि इसकी जो ज़ुबान की शेप और वो साइज़ है वो एक पिंग पोंग बॉल होता है उसके जैसा है। ये जो खेला जाता है पिंग पोंग, जिसको हमारे यहाँ टेबल टेनिस भी बोलते हैं। टेबल टेनिस का बॉल खासा मोटा होता है, इतना बड़ा होता है तकरीबन, उसके जितना। मुझे सिर्फ एक हैरत हो रही है कि मोटी ज़बान हो, हमारे को कट लग जाए और ज़बान सूज जाए तो बोला नहीं जाता ठीक तरह से। आदमी बोल नहीं पाता। अच्छा, तो पता एक और चीज़ मैंने जो सुनी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पता नहीं बोलता बेचारा अच्छा, कैसे। मैंने एक दो लोगों से अपनी लाइफ में मुलाकात का एक्सपीरियंस हुआ। सो दे वर अनएबल टू टॉक प्रॉपर्ली। सो जब उनसे मतलब नोट किया गया, आप पूछ तो नहीं सकते डायरेक्टली। सो ये आइडिया हुआ इनकी ज़ुबान मोटी है। सो कहा जाता है कि जिन बच्चों की ज़ुबान मोटी होती है वो बोलना देर से शुरू करते हैं या बड़े होकर भी उनको थोड़ा सा गुफ्तगू करने में, कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। बहरहाल इस इंडिविजुअल के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, बट इस ज़ुबान की साख्त की बदौलत इसका नाम गिनेस में ऐड कर लिया गया है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास जनाब अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली मरतबा एक ऐसा सिस्टम इसको अप्रूव किया है जो सांस के ज़रिए ऑब्वियसली आपको कोविड टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद 15 मिनट में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और एक्यूरेसी इसकी 90% कही जा रही है। सो पहली मरतबा सांस से कोविड की शनाख्त करने वाला आला जो है वो अमेरिका में मंजूर हो चुका है। जी, मतलब ये भी एक इन्वेंशन है जिसके बारे में बात हो रही है। दुनिया देखो, वो इकबाल के बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और इकबाल ने लिखा एक जगह कि दुनिया जो है वो इंट्यूटिवली अपनी ज़रूरत को महसूस कर लेती है, उसको उसके मुताबिक इजाज़ात होती हैं। सिर्फ ये है कि वो किस तरह के लोग हैं, कौन लोग हैं जो इंट्यूटिवली पता चला लेते हैं और उसके मुताबिक इजाद करते हैं। तो मुसलमानों को अपने अंदर, जो हम इकबाल पे बात करते करते रह गए, थोड़ी सी बात रह गई थी, और वो ये है कि मुसलमानों के नाम जो पैगाम है वो ये है कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, अपना नाम बनाएं, दुनिया की खिदमत करें तो दुनिया आपको मानेगी। तो यहाँ पे भी इंट्यूटिवली उस बंदे ने जान लिया। और ये मतलब जो कोविड है, कोविड के हवाले से आप ये देखो कि ये आला इन्वेंट किया है जो सांस की मदद से आपको बता देगा कि आपको कोविड है या नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। यहीं पर हमारा डेली डोज जो है वो ख़त्म हुआ। अभी हम शो में एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, पॉलिटिकल सिनेरियो इसको डिस्कस करेंगे। ज़ैगम खान साहब हमें शो में ज्वाइन करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी साहब से, जिसका दौरानिया बहुत मुख्तसर था और इस हवाले से कोई एलामिया भी जारी नहीं हुआ। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, आइनी बहरान से किस तरह से नबूरदाज़मा हुआ जाए उसको डिस्कस किया गया है। सो इस पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर तज्जियाकार ज़ैगम खान साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ैगम साहब मच वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले तो कोई एलामिया ही जारी नहीं हुआ और इतनी शॉर्ट मुलाकात, इतनी मुख्तसर मुलाकात, आपको क्या लगता है क्या एजेंडा हो सकता है इस मुलाकात का, और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हवाले से, एलामिया क्यों नहीं सामने आया? इसका वाज़ेह मतलब ये है कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के दरमियान में जो गुफ्तगू हुई है
उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकी, किसी एक बात पर वो अग्री नहीं कर सके। और मेरी राय में ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखिए, सबसे पहले हम सदर पाकिस्तान का अगर रोल समझ लें तो हमें सारी बात समझ में आ जाएगी कि सदर पाकिस्तान के साथ इस वक्त क्या मसला है। देखिए, जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें जो सदर है वो मलका की हैसियत रखता है, यानी उसके पास कोई इख्तियार नहीं होते, सिफर इख्तियार होते हैं, लेकिन उसको रखा जाता है कि वो पूरे मुल्क की, या आप रियासत कह लें, वो रियासत की वहदत की अलामत होता है। उसको इसलिए इतने बड़े महंगे घर में रखा जाता है, अरबों रुपए इसलिए खर्च किए जाते हैं कि वो एक इंसान की शक्ल में पूरी रियासत होता है। इसीलिए आप मलका को देखें, मलका का क्या काम है? कोई काम भी नहीं है, लिखी हुई वो तकरीर पढ़ती है, जो भी उसको आर्डर आता है, हुकूमत जो बना के भेजती है, इलेक्टेड हुकूमत बना के भेजती है, उस पर वो साइन करती है और वो जारी होता है मलका के नाम से। हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, मलका आलिया की हुकूमत ये कहती है। मलका कुछ नहीं कह रही होती, रियासत कह रही होती है। तो सदर पाकिस्तान जो है वो रियासत की वहदत की अलामत है। उनके पास कोई इख्तियार नहीं और उनको कोई हक नहीं कि वो किसी एक सियासी जमात की साइड लें, वो ये सदर हो या कोई और सदर हो, ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो। इस वक्त बदकिस्मती से सदर पाकिस्तान जो है, जो पूरे रियासत के 22 करोड़ लोगों के एक इंसान की शक्ल में वो मुजस्सम है, यानी रियासत की एक इंसानी शक्ल है वो। और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सिर्फ एक पार्टी के तरफदार होंगे जो 33% पाकिस्तानियों की नुमाइंदा थी जिस वक्त वो हुकूमत में भी थी। तो ना वो रियासत की तरफ खड़े हो रहे हैं, ना वो पूरे अवाम के साथ खड़े हो रहे हैं। जो पार्टी उन्हें यहाँ लेकर आई है वो उसके साथ खड़े हो रहे हैं। और उनका जो सेरेमोनियल रोल था, अलामती रोल था कि जो कागज़ आए वो उस पर साइन कर दें, वो ओथ टेकिंग करवाएं। और वो ओथ उन्होंने ज़ात आरिफ अलवी के तौर पे नहीं करानी थी, रियासत के तौर पे करानी थी, उसको ना कराएं। वो उसको सिर्फ एक वक्त तक रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एक वक्त तक रोक कर भी वो हुकूमत को मुश्किल में डाल सकते हैं और एक सियासत को पाकिस्तान की मुश्किल में डाल सकते हैं। ये एक अफसोसनाक अमर है। ज़ैगम, बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि पूरे मुल्क को ही मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि जितना डिले होगा उतना ज़्यादा ख़राबी पैदा होगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर पंजाब की जो सूरत हाल देखा जाए तो आइनी बहरान में मुब्तला किया हुआ है सदर पाकिस्तान ने। इससे निमटने का रास्ता क्या होगा? मतलब उनको किस तरह से समझाया जाएगा कि भाई आप अपने इस काम से मना रहें, ये खामखा की देरी जो है ये नुकसानदेह साबित हो रही है। देखिए, अफसोसनाक बात जो है वो यही है कि पाकिस्तान में एक पार्लिमानी निज़ाम है। पार्लिमानी निज़ाम एक बहुत ही सादा निज़ाम है। जो भी इस सिस्टम में खेल रहा है, इस सिस्टम में शामिल है, उसको इसके मुताबिक, इसकी रूह के मुताबिक और इसकी जो तहरीर है उसके मुताबिक चलना चाहिए। रोज़ साहब, ये इतना सादा सिस्टम है कि ये कहता है कि तमाम तर अख्तियारात जो हैं, तमाम तर पावर पार्लियामेंट के पास है। वो वफाकी पार्लियामेंट हो यानी कौमी असम्बली और सेनेट हो, या वो सूबाई पार्लियामेंट हो यानी सूबाई असम्बली हो। अब सदारती निज़ाम में सदर 5 साल के लिए बनता है, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम ये कहता है कि वज़ीर आज़म सिर्फ उस दिन तक वज़ीर आज़म है जिस दिन तक उसके पास अक्सरियत है। वज़ीर आला सिर्फ उस दिन तक वज़ीर आला है जिस दिन उसके पास अक्सरियत है। जिस दिन अक्सरियत ख़त्म हुई तो हुकूमत गई। और जमहूरियत की जो सबसे बड़ी एसेंस है, अगर एक चीज़ जो जमहूरियत में सबसे अच्छी है, सब चीज़ें छोड़ दीजिए। बहुत से दोस्त बड़ी तारीफ़ें फरमाते हैं कि डिक्टेटरशिप के भी बड़े कमालात होते हैं, अयूब ने ये किया, ज़िया ने ये किया, मुशर्रफ ने ये किया, ली कुआन यू ने ये किया होगा। जमहूरियत में अगर सिर्फ एक खूबी है वो ये है कि आने और जाने के दरवाजे खुले होते हैं। एक हुकूमत आ भी सकती है जब पार्लियामेंट में अक्सरियत ले, और वो चली जाती है जिस दिन वो अक्सरियत लूज करती है। जब कोई इन दरवाज़ों को बंद करने की कोशिश करे, पहली बात तो ये है कि वो जमहूरियत और पाकिस्तान के आइन की बहुत बड़ी नफ़ी होती है। दूसरी बात ये होती है कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होता है। इस वक्त बदकिस्मती से यही हुआ है कि एक हुकूमत जो अक्सरियत खो चुकी है, वफाक में भी खो चुकी है, सूबों में भी खो चुकी है, वो दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रही है। यानी जिनके पास अक्सरियत है उनके लिए वो रास्ते और दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रही है। उनके ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, मैं इस वक्त जज करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ग्रीवेंसेस के अपने फोरम हैं जिन पे उनको जाना चाहिए। मसलन
सबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनके जो इत्तेहादी थे वो अमेरिका की ईमा पर या अमेरिका से पैसे लेकर दूसरी पार्टियों के साथ मिल गए और इस वजह से उनकी हुकूमत तब्दील हुई। फ़र्ज़ करें ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जाने से इनकार करें, इसका मतलब ये है कि वो ये सबूत लेकर जाएं और अगर कोई गद्दार है तो उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाएं। और अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम जिसकी सज़ाए मौत है वो सिर्फ सियासी मकसद के लिए लगा रहे हैं तो फिर उनके साथ भी कानून को निपटना चाहिए। यही सूबाई असम्बली में हुआ है। आइन में जो तरीका रखा है उसके मुताबिक इनको जाना चाहिए। अगर इनके पास कोई ग्रीवांस है और उसके कोई सबूत हैं तो इनको अदालतों में ले जाना चाहिए। इनके पास वक्त था कि उसकी तहकीकात कराते, इनके पास काफ़ी वक्त था। अगर ये सब कुछ हुआ है तो उसका सिर्फ एक तीसरे दर्जे का जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का अफसर था उसने सफीर से खाली बैठकर बात तो नहीं की होगी ना, उसके साथ और बहुत कुछ किया होगा। पाकिस्तान में CIA ने बहुत कुछ किया होगा, पैसे आए होंगे, उसका भी कोई सबूत होगा ना। और पाकिस्तान कोई यतीम मुल्क तो नहीं है, यहाँ काउंटर इंटेलिजेंस के अदारे भी हैं, बहुत बड़ा दिफाई निज़ाम है। तो वो कहाँ थे? उन्होंने भी कुछ देखा होगा और वो कहते हैं कि हमने देखा है और हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो इस वक्त का बहरान आपने ठीक कहा, एक आइनी बहरान है, एक पार्लिमानी सिस्टम का बहरान है जो इस वक्त डिसफंक्शनल कर दिया गया है, अखलाकियात का बहरान है, जो जमहूरियत के नाम्स होते हैं उनका बहरान है, एक सियासत का बहरान है। और इस वक्त आप 99% उसकी जिम्मेदारी जो है वो एक पार्टी पे डाल सकते हैं। ठीक है जी हरमीत, बड़े खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें बड़ी एक्सप्लेन कर दी और जो हमारे नाज़रीन है हमारे साथ उनको भी समझ आ गई होगी। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह सदर साहब का जो किरदार आपने जिस तरह बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो नई नवेली दुल्हन की तरह रूठे हुए हैं। तो ऐसे में अगर वो ऐसे रूठे रहे तो नई हुकूमत के लिए वो किन किन क्या क्या मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, और ये हुकूमत जो है इनके पास ऑप्शन क्या होगा? अगर मुख्तलिफ कवानीन लेके जाने, मुख्तलिफ चीज़ें लेके जानी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ही ऑप्शन होगा फिर? देखिए, कवानीन को वो नहीं रोक सकते, उसकी साइनिंग की वजह से वो कुछ दिन तक रोक सकते हैं। जो भी उनके पास जाता है, मिसाल के तौर पर अभी अगर गवर्नर की तब्दीली का है तो वो 15 दिन डिले कर सकते। ये डिले इसलिए रखा गया आइन में कि उनके ओहदे को एहतराम दिया जाए। अगर ऐसे ही लिख दिया जाता कि जो भी चीज़ आएगी सदर फौरन जनाब साइन करके वापस भेज देंगे तो सदर के ओहदे का एहतराम जो है वो मजरूह होता। ये 15 दिन इसलिए रखे गए कि वो जाहिर है एक रियासत के सरबराह हैं, उनको थोड़ा सा एहतराम दिया जाए और ये जो सिंबल है, अलामती तौर पर उनका जो सिग्नेचर करने का अमल है उसको थोड़ी सी रेस्पेक्ट दी जाए। वो रोक तो नहीं सकते किसी चीज़ को, वो डिले कर सकते हैं। और इस तरह की सियासत खेल कर वो पाकिस्तान का जो सबसे मोहतरम ओहदा है, जो रियासत का सिंबल है, उसको डिसरिप्यूट में ला सकते हैं। जो मुझे सबसे बड़ा ख़तरा, देखिए उनको निकाला तो इस वक्त नहीं जा सकता, इसलिए कि इलेक्टोरल कॉलेज की 2/3 अक्सरियत चाहिए उनको निकालने के लिए। कोई इस वक्त जितने इस हुकूमत के पास वोट हैं उससे 40 ज़्यादा वोट चाहिए होंगे। वो कोशिश कर सकते हैं, अगर उन्होंने किया तो ये बहुत ही अफसोसनाक होगा सदर साहब के लिए। लेकिन जो दूसरी चीज़ है जो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है वो ये हो सकती है कि वो सदर साहब की ज़ात पर हमला आवर हो जाए, वो इनको डिसरिप्यूट में लाए, क्योंकि वो खुद आके उन्होंने अपने आप को सियासी अखाड़े में उतार दिया है। तो जिस तरीके से ये लोग PTI के दूसरे अहदेदारों पर, साबिक वज़ीर आज़म पर हमला आवर हो रहे हैं, उस तरीके से सदर साहब की ज़ात पर भी हमला आवर हो। और जब सदर साहब की ज़ात डिसरिप्यूट पाएगी तो वो जो सिंबॉलिक मकसद है कि उनका एहतराम जो है वो रियासत का एहतराम है, तो ये एक रियासत के लिए भी एक बुरी खबर होगी। अच्छा ज़ैगम खान साहब, इस सब के साथ साथ एक और अहम सवाल जो इमरान खान ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि उनकी हुकूमत को एक बैरूनी साजिश के ज़रिए हटाया गया। अमेरिका का उन्होंने बराह रास्त नाम भी लिया। कल अगर देखा जाए तो बनी गाला में जो मुलाकात हुई है इल्हान उमर की, जो कि जो बाइडन की पार्टी रुकन है, इसके साथ जो डेलीगेशन आया और किसी साजिश का भी जिक्र नहीं किया गया, जिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है। आपको क्या लगता है इमरान खान की अपनी ज़ात को लेकर और पार्टी को लेकर कोई पॉपुलैरिटी में कमी आ सकती है, ग्राफ नीचे जा सकता है कि एक तरफ वो बातें कर रहे हैं दूसरी तरफ मुलाकातें कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी को अगर आप देखें तो पाकिस्तान के, हम जब बात करते हैं तो हम कह देते हैं पाकिस्तान के अवाम, असल में अवाम तो कोई चीज़ नहीं होते। अवाम के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के लेयर्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह की क्लासेस हैं, मुख्तलिफ़ जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, अपने अपने उनकी पसंद नापसंद है, अपनी उनकी इंटरेस्ट है।
अब जो हर पार्टी है उसका एक कोर ग्रुप होता है, जो एक बेसिक ग्रुप होता है, और इमरान खान साहब का, उनकी पार्टी का एक बेसिक ग्रुप है जो एक कल्ट फॉलोइंग है, जो उनको एक देवता का दर्जा देते हैं। उनके लिए तो इमरान खान साहब कैन डू नो रॉन्ग, वो कुछ भी कर लें तो वो उनको जस्टिफाई कर सकते हैं, वो मईशत को तबाह कर दें, वो रियासत को के साथ जो कुछ करें, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सा ऐसा वोटर है जो थोड़ा इंडिसाइसिव होता है, जो इन बातों को देख रहा होता है कि क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। उसके लिए ज़रूर ये सब चीज़ें सामने आएंगी कि ये तोशाखाना का स्कैंडल आ गया। आपने सारी ज़िंदगी जितनी कमाई क्रिकेट से नहीं की थी उतनी आपने खाली तोशाखाने से कर ली, और आप कहते हैं कि मुझे जी वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत क्या थी। दूसरों ने भी यही खेल खेला, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने जो तोहफे लिए उनको जाके बाज़ार में नहीं बेचा। आपने गैर मुल्की सरबराहों से लिए हुए तोहफों को बैनुल अक़वामी बाज़ार में फ़रोख्त किया, तो उन पर तो ज़रूर इस बात का असर पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसने पिछले 4 साल में बहुत तकलीफ उठाई है, वो है गरीबों का तबका। क्योंकि उन लोगों की जो 70% आमदनी है वो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ यानी खाने पीने वगैरह उस पर लग जाती है, तो उन्होंने इन्फ्लेशन की वजह से बहुत तकलीफ उठाई है, और वो यकीनन जो हुकूमत गई है उससे नाराज़ हैं, और अगर इस हुकूमत ने उनके लिए कुछ ना किया तो इनसे भी वो बहुत नाराज़ होंगे, वो लोग बहुत तकलीफ में। बहुत मेहरबानी ज़ैगम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये बात जो है यही है, आज भी हम देख रहे हैं कि मुआशी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, और अभी IMF ने जो कहा कि हमें जो रिलीफ पैकेज दिया गया था पिछली हुकूमत की तरफ से वो वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। इन पर हम इन तमाम तर मौज़ूआत पर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले शोज़ में भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात की जाती है, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में ख़वातीन हर फील्ड में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा भी रही हैं। बट अगर हम पाकिस्तान के बैकवर्ड एरियाज़ को डिस्कस करें तो वहाँ पर अभी भी बहुत से इलाके, बहुत से देही इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन उस तरह से एजुकेशन हासिल नहीं करें, उस तरह से घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। सो ऐसी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें कारवान क्राफ्ट्स फाउंडेशन पेश है। रूह रवा CEO दानिश खान साहब हमें शो में ज्वाइन करें। दानिश साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी, यही सवाल कि मकसद क्या है आपका, और किन इलाकों को आपने टारगेट किया हुआ, और वहाँ की ख़वातीन के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? जी, कारवान प्राइमरीली एक ऐसी तहरीक का नाम है, ऐसे माशरे की तश्कील का नाम है जहाँ हर खातून को बहैसियत इंसान तालीम हासिल करना, रिस्क कमाने और अपने फ़ैसले खुद करने के वो सारे मौक़े मैसर हों जो इस माशरे में एक मर्द को हासिल हैं। इसके लिए कारवान का जो मॉडल है वो हम बिल्कुल देही इलाकों में जाके उन ख़वातीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी अपने हुनर से किसी ना किसी कारोबार में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये ख़वातीन जो है फिर इनको फिर होन करते हैं मुख्तलिफ़ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, और हमारा सारा मॉडल जो है वो एक तरीके से ये है कि उनके रोज़गार कमाने के मौके बढ़ा सकें, जिसके लिए उनको मार्केट के साथ कनेक्ट भी करवाया जाता है, उनको स्किल डेवलपमेंट भी की जाती है, और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्किल्स भी दी जाती हैं। ये ख़वातीन जो हैं ये ना सिर्फ अपने लिए रिस्क कमाने का ज़रिया बनती हैं, बल्कि उस पूरी कम्युनिटी के लिए जो है एक किस्म का रोल मॉडल बन जाती हैं। और यही असल आइडिया है कि वो एक ज़माने में वो भी होम बेस्ड वर्कर होंगी, और अब वो अपने हालात बेहतर करते करते वो एक तरीके से किसी ना किसी वैल्यू चेन प्लेयर के साथ कनेक्ट हो गई हैं। सो वो उनका देखा देखी बाकी भी जो ख़वातीन जो होम बेस्ड वर्कर हैं वो भी उस तरफ आने की तरफ जुस्तजू करती हैं। ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो ग्रास रूट लेवल पे जो है वो क्राफ्ट, किसी ना किसी क्राफ्ट, टेक्सटाइल क्राफ्ट में इन्वॉल्व हैं, कुछ लाइफ स्टॉक की तरफ भी हैं, कुछ आप और एरिया में चले जाते हैं। ये तो हैं जो कि बिल्कुल ही बहावलपुर, मुल्तान, बिहाड़ी इन इलाकों की बात करें। जब इन इलाकों में आते हैं हम फैसलाबाद, सियालकोट, तो इस तरफ आपको जो है थोड़ा सा इंडस्ट्री कनेक्टिविटी की भी
وہ خواتین ملتی ہیں جو گلو اسٹچنگ، فٹ بال اسٹچنگ، اس طرح کے بھی کاروبار میں انوالو ہیں. اچھا، آپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک رول ماڈل پیدا کیا جائیں پہلے، جن کو دیکھ کے دوسری خواتین بھی ان سے متاثر ہو رہی ہوں. تقریباً آپ نے یہ بتایا تھا کہ 25,000 کے قریب آپ کے اس وقت پروجیکٹس مختلف سائٹس ہیں. جی 25,000 کے ہمارا ٹوٹل جو امپیکٹ، ابھی 25,000 خواتین ہمارے نیٹ ورک سے گزر چکی ہیں. نیٹ ورک سے گزر چکی ہیں 22 ضلعوں میں ہم 22 ضلعوں میں کام کر رہے ہیں. اور ان لوگوں نے کوئی اندازہ ہے کتنے لوگوں کو متاثر کیا ہوگا پھر آگے؟ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 6.5 پر ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے انڈائریکٹ بینیفیشریز. سو اس میں جو ہے وہ بہت ایسی خواتین ہیں جو 25,000 خواتین میں سے تقریباً آپ 10% خواتین ایسی ہوں گی جو کہ جو ایک لیول میں بہت اوپر بھی چلی گئی ہیں. ایسی خواتین بھی ہیں سب جو سری لنکا، مالدیوز اور باہر انگلینڈ میں اپنی ایگزیبیشنز بھی کر رہی ہیں. بہت ایسی خواتین ہیں جو اب ڈیجیٹلی اتنی انیبل ہو گئی ہیں، جو اپنے ان کے انسٹاگرام پیجز ہیں، اپنے فیس بک پیجز ہیں، اور وہ ڈائریکٹ US UK میں بھی اپنے پروڈکٹس کو سیل کر رہی ہیں. سو اوور پیریڈ آف ٹائم دیر از اے ہیوج امپیکٹ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس چیز کی. ایگزامپل یہ کہ ڈیورنگ دا کووڈ ٹائمس بہت ایسی چیزیں تھیں کہ جو پروٹوکالز ایسے تھے جو کہ آپ کو ان تک پہنچانا ضروری تھا بہت، اور وہ اس لینگویج میں نہیں پہنچایا جا سکتا جس لینگویج میں اربن لیول پہ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. اور وہ بات جو ان کی رول ماڈل ان کو بتائے گی وہ ان کو سمجھ آئے گی. سو یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ آپ نے ہاتھ کیسے دھونے ہیں، آپ نے جو ہے ماسک لگانا ہے، آپ نے کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کرنا ہے. ہمارے پروجیکٹس چلتے رہے اور ہم ان کے دوران بھی جو ہے ان پروٹوکالز کو ایڈہیئر کرتے ہوئے آگے چلتے. سو جب وہ بتاتی ہیں نا تب ان کے لیے وہ اس کی امپورٹنس ایک اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اپنے والنٹیئر یا ورکر تقریباً کتنے ہیں اس وقت میدان میں؟ اس وقت 200 کے قریب 200 کے قریب لوگ ہیں. جی لوگ ہیں جو مختلف پروجیکٹس کے مختلف ضلعوں میں کام کر رہے ہیں. اچھا، اور جو سکلز آپ سکھا رہے ہیں ان سکلز میں آپ نے جیسے کہا کہ مختلف ایریاز میں مختلف ہیں، ایریا کے مطابق آپ کی تبدیلی آتی ہے. جس وقت آپ پروڈکٹس کی بات کریں کہ جو باہر کے ملکوں میں جا رہی ہیں، وہ کون سی پروڈکٹس ہیں زیادہ تر؟ وہ زیادہ تر کرافٹ بیس پروڈکٹس ہیں. اچھا، جو کہ مختلف ایمبرائڈریز ہو گئیں زیادہ تر، اور کچھ ایسی سکلز ہیں جو بالکل کور پاکستان کی بالکل نیٹو وہاں ہیں، اور وہ اس طرح سے جاتی ہیں کہ وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال، ہوم بیس پروڈکٹس ہوتے ہیں زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو انسٹچڈ ایمبرائڈریز ہوتی ہیں. اور بڑی اب تو اوور پیریڈ آف ٹائم کوالٹی بھی بہت بہتر ہو گئی ہے ان کی، کیونکہ ان کا ایکسپوجر بہت اوور پیریڈ آف ٹائم بڑھ گیا ہے ود اربن مارکیٹس. ٹھیک ہے. جی حرمید، ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے کہ خواتین کے حوالے سے، یا ہم جب کام کرتے ہیں دیہاتوں کی آپ نے بات کی، مختلف ضلعوں کی بات کی، تو وہاں پہ ایک مختلف قسم کی مینٹلٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. وہاں پہ جب NGOs والے جاتے ہیں یا کوئی کام فلاحی ادارہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو طرح طرح کی جو فتوے ہیں وہ بھی لگتے ہیں، اور خاص کر خواتین کے حوالے سے جب آپ کام کرتے ہیں تو وہاں سے کچھ نئی باتیں بھی سننے کو پڑتی ہیں. تو آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ ہمارے ہاں میں بھی تعلق بھی میرے گاؤں سے ہے، تو وہاں پہ بھی جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تو بہت سارے فتوے جو آ جاتے تھے، تو آپ کو بھی بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا میرے خیال میں لائف میں. جی حرمید، زبردست آپ نے سوال کیا ہے. یہ بالکل چیلنجز آر انیومریبل. اٹ سیمز ویری ایزی، بڑا آسان لگتا ہے کہ بڑا آسان کام ہے یہ وہ، لیکن سب سے مشکل کام جو ہے جب آپ نے ان خواتین کے گھرانوں تک پہنچنا ہے اور ان کو کنونس کرنا ہے کہ آپ ٹریننگ سینٹر تک آئیں. تو وہاں جو بیریئرز ہیں وہ نہ صرف ایلڈرز کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے گھر والے مرد حضرات ہیں، بلکہ ایلڈر خواتین بھی ہیں جو کہ وہ بیریئر کو کراس کرنا جو ہے نا، وہ ان کو اس ٹریننگ سینٹر تک لے کے آنا، کہ یہاں تک آنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اچھا، اب جب اور اس کے ساتھ جو ہے جب ایک دفعہ وہ ایک ٹریننگ سینٹر تک آ جاتی ہیں خواتین کرنے کے لیے، حرمید اگر آپ چیلنج کی بات کرتے ہیں نا، دس از دا بگیسٹ چیلنج ٹو موبلائز، سوشل موبلائزیشن کر کے ان کو ٹریننگ سینٹر تک لے کے آنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اب جب یہ چیلنج عبور کر لیا آپ نے، جی جب یہ چیلنج عبور کر لیا تو جب اس چیلنج کے بعد جو ہے نا، جو نیکسٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ
को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना उनकी फैमिलीज़ का भी, और ऐसी भी और उनको जब वो ट्रेनिंग सेंटर से जो ट्रेनिंग कर रही होती है तो हम ये करते ही हैं कि जो भी वो चीज़ें सीख रही होती हैं हम कहते हैं अपने घर भी लेके जाएं, ठीक है, ताकि उनको बताएं भी कि यू आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग। और उसके बाद जो है फिर उनके घर वालों को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। अब बहुत ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि यंग गर्ल्स एंड देन देयर आर फ्यू हुआ एल्डर्स एंड फैमिली वाली होती हैं। सो उसमें हमने बहुत ये देखा है कि जब वो एक एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल की तरफ आती हैं, एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ आती हैं या अपने कारोबार से रिस्क कमाने की तरफ आती हैं, जैसे जैसे उनका वो बढ़ता जाता है उस तरह से उनके हस्बैंड्स भी इन्वॉल्व होते जाते हैं, वो उनके जो हैं वो मतलब एक तरीके से घर वाले भी जो है ना वो भी इन्वॉल्व होते जाते हैं। बेसिकली एक जो हरमीत का सवाल है उससे रिलेटेड है, एक पूरा समाजी स्ट्रक्चर तब्दील होने वाली बात है ना जी, कि कहाँ एक औरत को बिल्कुल एक सिनफी इम्तियाज़ के दर्जे पे, मतलब ऐसे दर्जे पे रखा जाए जरा निचला दर्जा है, और कहाँ वो आगे ऊपर बढ़ के और वो एक लीडरशिप की उस क्वालिटी के अंदर आ जाए, तो वो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल सा काम है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक्सेप्ट करना एक मुश्किल भी होता है कम्युनिटी के लिए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जैसे कोई जो वही कम्युनिटी जो पहले उनके लिए एक बैरियर का ज़रिया बनती थी, अब वही कम्युनिटी उनको जब वो कहते हैं ना नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, अच्छा, तो उसके साथ वो कम्युनिटी भी जो है वो भी अपनी बेटियों को भी फिर उनके रास्ते पे चलने के लिए जो है ना कहते हैं हमारे आप इनके इनके साथ काम करें, और इनके साथ मतलब वो एक तरीके से जो है ना वो एक सोशल चेंज का जो है ना आप एक सिस्टम देखते हैं कि वो क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी की होती हैं, वो देखते हैं अगर ये कर सकती हैं तो और क्यों नहीं कर सकता। कितना ज़रा वैसे बेहतरी आई है रुकावटों को अबूर करने के मामले में? देखें जहाँ जिन इलाकों में कंटिन्यूसली काम होता रहा है ना वहाँ तो बहुत बेहतरी नज़र आती है। मुल्तान के एरिया में नज़र आती है आपको बहावलपुर के एरिया में नज़र आती है, विहाड़ी के कुछ इलाकों में आपको नज़र आती है, सियालकोट गुजरांवाला के इलाकों में आपको बहुत बेहतरी नज़र आती है। सो इन इलाकों में थोड़ी उस लेवल पे जिस लेवल पे हम बहुत बड़ा क्लेम तो नहीं कर सकते कि ये करते हैं, लेकिन जिस लेवल पे भी हम काम करते हैं हम कोशिश करते हैं कि वहाँ जो है वो उनके साथ कंसिस्टेंटली आगे लेके जाया जाए उनको। ठीक है, बिल्कुल सही है। हरमीत आपको इस सवाल में अच्छा, वैसे जब आप ज़ाहिर बात है कि बहुत अरसे से आप काम कर रहे हो और काम करते करते तजुर्बा भी ज़ाहिर बात है बहुत हो जाता है, लेकिन ऐसे में आप ये आपसे जानना चाहूँगा कि सोच में अब तब्दीली आप कितना देख रहे हैं? माजी में जब हम देखते हैं या अब देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में भी हालात कुछ बेहतरी की तरफ अच्छी तरफ जा रहे हैं? क्योंकि ख़वातीन अपने पाँव पे खड़ी हो रही है और पैसा ज़ाहिर बात है जब आप कुछ इनकम आती है तो घर वाले भी खुश होते हैं। जी बिल्कुल हरमीत, ये आई थिंक इस पूरे एफर्ट में जो एक की आउटपुट होता है ना वो बिहेवियरल चेंज का एलिमेंट है। जो घर के मर्द जब चेंज होना शुरू हो जाते हैं सोच में, उनकी जब सोच तब्दील होना शुरू हो जाती है तो वो भी एक तरीके से एक घराना जो है ना वो एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आ जाता है। फ्यूचर भी जो देखते हैं ना वो भी जिस लेवल पे और जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं फ्यूचर इज़ गुड। अच्छा, रीज़न बीइंग देयर आर टू रीजन फॉर इट। वन इज़ कि एक्सपोजर टू द मीडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो जो एक होता था ना कि ट्रेंड्स के साथ आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपका वो ब्रिजिंग है कि नहीं, एक तो वो। दूसरा आपकी जो डिजिटल इनेबलमेंट है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बड़ा लो हो चुका है, मतलब रिलेटिवली लो हो चुका है कि आपको कहीं अपना प्रोडक्ट का सैंपल दिखाने के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ता। आप इंटरनेट के ज़रिए उसके ज़रिए आप अपना जो है ना वो कस्टमर तक आउटरीच कर सकते हैं। सो ये फ्यूचर इज़ गुड इन दैट सेंस। प्लस इसके साथ गुर्बत भी है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स भी हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ ही करना है। आई थिंक एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ कोई चीज़ की अप्रोच की जाए तो वो चैलेंजेस में ही अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। बिल्कुल ठीक आपने बात की कि चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। बहुत शुक्रिया दानिश खान साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद
एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। रमज़ान का महीना और रमज़ान में मुंह और दांतों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रोज़े के दौरान अब तवील दौरानिए के लिए कुछ खाते पीते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह में बैक्टीरिया पैदा होता है और इसके साथ साथ सलाइवा बहुत कम बनता है, जो कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का बाइस बनता है। सो इन चीज़ों को ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है, डेंटल सर्जन डेंटिस्ट डॉक्टर आयशा हमें शो में ज्वाइन करें। आयशा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू अवर शो। आयशा, यहीं से बात का आगाज़ करना चाहेंगे, जो बैक्टीरिया पैदा होने लग जाता है और सलाइवा कम हो जाती है, इसकी क्या वजह है? डिहाइड्रेशन, क्योंकि हम रमज़ान में जिस तरह अफ्तारी और सहरी के टाइम जो हमारा फूड इंटेक होता है, ठीक है, दैट इज़ मोस्टली लाइक फ्राइड चीज़ें होती हैं, उसमें उसकी वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, हमें ज़्यादा प्यास लगती है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर हम रमज़ान में ड्यूरिंग रमज़ान अफ्तार या सहरी के टाइम पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखें और पानी का इंटेक ऑब्वियसली, तो उसके साथ ये है कि डिहाइड्रेशन होनी ही है, तो आपने अफ्तारी के टाइम पे इस तरह अपने आप को लाइक इंटेक ऑफ वाटर ज़्यादा करना है ताकि आपको ये इशू ना हो। लेकिन जो बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है वो आता है, ठीक है, फास्टिंग आवर्स में। लाइक उसके लिए क्या मतलब, चूँकि मुझे नहीं मालूम कि शरई एतबार से दांत ब्रश करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, लेकिन ये है कि बेहतर ये नहीं है कि अगर कर लिए जाएं हल्के से, मतलब सहरी के बाद ब्रश करना है, हाँ, और अफ्तारी के बाद भी जिस सहरी तरह के रात बाद ब्रश कर लें। ब्रश करें जी, ठीक है, ब्रश करें। लाइक उसमें आप फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं, फ्लॉसिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक अराउंड 12 आवर्स जो भी फास्टिंग टाइम है वो उतने टाइम में आपने कोई इंटेक किसी चीज़ का नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें ब्रशिंग जितनी अच्छी आप कर लेंगे सहरी के बाद, तो वो आपका पूरा डे फुल डे लाइक वो चलनी है। अच्छा, और उसके बाद मेरे ख्याल में आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना भी करें, बट आप खाली ब्रशिंग कर सकते हैं जब भी आप उठें, आएँ, जाएँ, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स होते हैं जब आप खाली ब्रश से कर सकते हैं। एक दफ़ा प्रॉपर टूथ पेस्ट के साथ कर लिया जाए, सहरी के बाद, इफ्तारी के बाद भी कर लिया जाए, बट उसके दौरान आप वक्फे से करते रहें, तो मेरा नहीं ख्याल ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा इंटेंस होता है। बहरहाल हरमीत का सवाल ले लें। जी हरमीत। मैं तो वैसे नॉर्मल सवाल करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अफ्तारी रमज़ान के महीने में कुछ ही ज़्यादा मसाइल तो नहीं होते, कम ही होते हैं। हाँ, हम देखते हैं डॉक्टर साहबा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हल्का सा पेन महसूस किया, थोड़ा सा ज़्यादा पेन महसूस किया, तो सीधा उनकी कोशिश होती कि दांत को भैया जड़ से निकाल दें। तो आप उनको क्या मशवरा देंगी, क्या बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कम से कम दांत बचा जा सकता है? बहुत सारे हम देखते हैं ऐसे आ जाते हैं कि भैया डॉक्टर साहब हटा दो, दांत हटा दो, ऐसे में क्या? जनरली वैसे जनरल सवाल है, मतलब ये वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें, क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। जी हरमीत, सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। वो सवाल उनका ये है कि मैं लोग वही आमतौर सवाल पे करना कहते हैं चाहूँगा कि दांत में- नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को पेन अगर आ भी जाता है तो वो कहते हैं कि दांत ही निकलवा दो, तो यह कि ये तरीका ठीक है, दुरुस्त है, कोई और तरीका? अच्छा, हरमीत का सवाल ये है कि करना नॉर्मली रमज़ान से हटकर अगर किसी को तकलीफ होती है दांत में, सो मोस्टली लोग जब एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन वो क्योर हो सकता है, वो सब्र नहीं करते, वो कहते हैं हमारा दांत रिमूव कर दिया जाए। दांत तो निकालने की भी ये क्या ठीक इंडिकेशन है, लाइक अगर एक पेशेंट आया है और उसको सिर्फ पेन है दांत में और वो कह रहे हैं कि हमारा दांत निकाल दें, दांत ऑब्वियसली इस तरह नहीं, हम एक्सरे करते हैं, उसको देखते हैं, अगर वो इस कंडीशन में हो कि हम उसको सेव करें तो फिर हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि इसको सेव कराएं। लाइक उसमें अगर उसका रूट कैनाल होने वाला है या जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करके उस दांत को सेव किया जाता है। हर दांत में दर्द का जो सोल्यूशन है वो एक्सट्रैक्शन या दांत निकालना नहीं होता। मैं मतलब अपने में लेकिन सवाल अगर दे ज़्यादा सकता हूं? ख़राब हो तो फिर हमें उस केस में उस एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ता है, दांत निकालना पड़ता है। लेकिन अगर वो बच सकता है तो हम उसे रूट कैनाल करके उसका ट्रीटमेंट करके उसको बचाते हैं। मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ जी। कि मतलब मेरी दाढ़ इधर एक्सट्रीम राइट की जो है नीचे की, जी। वो बिल्कुल उसकी इतनी सी टिप्स ही रह गई होगी बाकी, लेकिन उसको भी डॉक्टर ने कहा बचाना चाहिए बचाना और उसको चाहिए। साफ किया, उसका रूट कनाल की, उसके बाद ऊपर केपिंग कर दी, मतलब कैप उसके ऊपर, होता है, कैप उसके ऊपर डाल दी, तो वो चल रहा है मतलब फर्स्ट क्लास तरीके पे, दांत बच सकता है। सिर्फ बच ये सकता है कि चूंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है, मतलब आमतौर पे इस वजह से लोग शायद अवॉइड करते हैं। जी, एक्सट्रैक्शन में कम चार्जेस होते हैं, दांत निकालने के कम हैं, लेकिन रूट कैनाल उसको सेव करने के जो चार्जेस हैं वो फिर ट्रिपल हो जाते हैं। फिलिंग तक अगर पेशेंट आता है कि जिस दांत की सिर्फ फिलिंग होने वाली है, फिलिंग के चार्जेस भी आप कह लें कि नॉर्मल ही हैं, एक्सट्रैक्शन की तरह कम ही होते हैं। पर अगर वो दांत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि वो उसको हमें रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ रहा है, तो उस केस में फिर रूट कैनाल के चार्जेस, क्योंकि विजिट्स होते हैं
सिंगल विजिट ट्रीटमेंट हर केस में हम नहीं करते, तो मल्टीपल विजिट्स हैं, मिनिमम लाइक उसमें 3 विजिट्स हो जाते हैं कंप्लीशन में, तो वो फिर चार्जेस भी उसी तरह से ज़्यादा होते हैं। अच्छा वैसे जो जी हरमीत जी 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 अच्छा रूट कैनाल की आप बात करी नौर साहब, हम देखते हैं कि अगर रूट कैनाल हो जाए, जिस तरह साहब ने बात की कैपिंग हो जाए, तो फिर कीड़ा लगने का आगे कितना ख़तरा होता है, और ये जो दांत है जिसको सेव किया डॉक्टर साहब सेव कर लेते हैं, तो इसका टाइम कितना होता है, कितने टाइम तक ये चल सकता है आपकी, क्योंकि जाहिर बात है आपका तो सारा कुछ चला गया जड़ से, तो बहुत सारी चीज़ें साइड्स हो गई ब्लड का वो। हाँ रूट कैनाल के बाद एवरेज जो लाइफ होती है वो 5 to 10 ईयर्स टूथ की होती है, इतनी देर चलता है, इससे ज़्यादा टाइम भी चल सकता है। रूट कैनाल के बाद कैपिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आपने कैप कराया तो वो आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, अगर कैप नहीं कराया सिर्फ फिलिंग करवाई है तो उसमें क्या होगा कि फिलिंग कोई भी आपने हार्ड चीज़ अगर च्यू कर ली है तो वो आपका टूथ स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी वीक हुआ होता है, तो कैप से वो लाइक कवर हो जाता है, कोई आप हार्ड चीज़ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर फिलिंग है सिर्फ तो दांत वीक स्ट्रक्चर वो ब्रेक होता है फर्दर, तो ब्रेक होने की वजह से वो फिलिंग की आपकी डिसलॉज हो जाती है, निकल जाती है, तो लाइक उसमें हमें फिर ये है कि कवर के साथ उसकी लाइफ और ज़्यादा हो जाती है, विदाउट कवर लाइफ कम होती है। कैप जो है इसके ज़रूरी होता है कई तरह की होती है। डॉक्टर साहब एक और चीज़, जी बिल्कुल जी हरमीत जी डॉक्टर साहब सवाल थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। जी जी मुझे हम खामोश रहते हैं, आप ही सवाल बहुत सारी हम हमेशा ये बात करते हैं कि भैया ब्रश करो, सुबह करो, शाम करो, रात करो, दिन करो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेचारे जो ब्रश करते हैं तो उनकी ब्लीडिंग जो है वो दांत से ब्लीडिंग गम से शुरू हो जाती है, और वो कहते भी हैं कि भैया हमें अच्छा लगता है कि हम ब्रश करें, लेकिन यही प्रॉब्लम है। इसकी क्या वजूहत होती है? वो ब्लीडिंग के डर से ब्रश करते भी नहीं है, या इतना जैसे ब्रश करना चाहिए उस तरह से पेशेंट्स ब्रश करना छोड़ देते हैं। इसमें अगर एक दफ़ा चेकअप करा लें वो डेंटिस्ट को, विजिट करें अपने डेंटिस्ट को, तो उसमें जो डिपॉजिट्स हों वो हम रिमूव कर दें। जो ब्लीडिंग की कॉज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपके गम्स अगर ख़राब है, इन्फ्लेमेशन है, तो डेफिनेटली उसको जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो पेशेंट की ब्रशिंग पे उसको ब्लीडिंग होनी है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो अगर एक दफ़ा स्केलिंग हो जाए, वो विजिट कर ले, उसका चेकअप हो जाए, सफाई के बाद उसका ये इशू रिजॉल्व हो जाता है ब्लीडिंग गम्स का। ठीक है। अच्छा ये या आप हार्ड ब्रश करें तो उसमें भी पेशेंट अपने गम्स को काफ़ी डैमेज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये तो आपने रीजंस और कॉजेज बता दी, ये बताएं कि ब्लीडिंग गम्स ये नॉर्मली इसकी वजह होती क्या है? सबको नहीं इशू होता, कुछ लोगों को होता है, तो कुछ को होता है, जिनको होता है उनके डिपॉजिट्स होते हैं, कैलकुलस डिपॉजिट्स, जो प्लाग एक्यूमुलेशन होती है वो आपके डिपॉजिट सरफेस पे जम जाते हैं, पेशेंट्स को नहीं पता होता। इनिशियल सॉफ्ट होते हैं डिपॉजिट्स, फूड डेब्रिस जैसे है ना, खाना फंसता है दांतों में, फ्लॉस हम नहीं करते, मोस्टली पेशेंट्स नहीं करते, तो फ्लॉसिंग की वजह ना करने की वजह से क्या होता है कि इन बिटवीन दांतों के वो चीज़ रहती है, और वो बाद में आपको गम्स को भी डैमेज कर रही होती है, और वो डिपॉजिट्स जो हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम वो हार्ड हो जाते हैं। जब हार्ड हो जाते हैं तो वो फिर ब्रश से रिमूव नहीं होते, ना ही फ्लॉस से रिमूव होंगे। उसके लिए फिर स्केलिंग की तरफ हमें जाना पड़ता है उन डिपॉजिट्स को रिमूव करने के लिए। अच्छा एक और मैं ये चीज़ पढ़ रही थी कि रमज़ानुल मुबारक में ये जो चीज़ें, कुछ सलाइवा का कम बना, बैक्टीरिया, और बाज़ लोगों के मुंह से स्मेल भी एक स्मेल आती है जो कि आपके अपने मुंह की होती है, वो बैड स्मेल उस तरह से नहीं होती। इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी के औकात कार तक 2 से 3 बार अगर आपको वक्त मिले तो आप प्रॉपर ब्रशिंग करें, तो उसकी वजह से आपका ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। आप इससे एग्री करेंगे? 2-3 दफ़ा ब्रश करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने सोने से पहले ब्रश कर लेना है, उसके बाद आप माउथ वॉश यूज़ करें, फ्लॉस करें। ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो मॉर्निंग तक में, क्योंकि जो बैक्टीरियल लोड है उसको आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको आप कम कर सकें, और वो आपकी सफाई की वजह से होगा। आपने जितना अच्छा ब्रश किया होगा, क्लीन किया होगा अपने दांतों को, उतना टाइम वो लाइक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे ख्याल में कुल्ली भी अगर बार बार की जाए, रिंस किया जाए, अगर आपने कुछ खाया तो आपको करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल अगर आपने नहीं खाया तो भी आपको अगर बार बार करना वो आप वजू में 5 दफ़ा वो तो हो जाती है, लाइक दिन में आप कुल्ली बार बार रिंस करते हैं वजू के लिए, तो उससे आपका ये इशू जो है वो बिल्कुल इंटेंस उस तरह से नहीं होता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, हमारे साथ होती है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना और नात ख्वानी के लिए अभी हम इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जमशेद कादरी, जो कि स्पेशली सरगोदा से आए हैं। जमशेद साहब, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी, मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ जी, बेहतर, अल्लाह का बड़ा करम है। बड़ी दूर से आप तशरीफ़ लाए हैं जी, और बड़ी एक मुबारक महीने में नात का आप तोहफा पेश करेंगे जी, मेरे लिए बड़ी सआदत है ये, बड़ी सआदत की बात है हमारे लिए भी कि हम उसको सुन रहे होंगे इस बाबरकत महीने में आपके हवाले से। तो जनाब क्या आप
सुनाने जा मैं रहे एक नातिया कलाम पेश कर रहा हूँ, उर्दू कलाम है। जी हज़रत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी। गोलदा शरीफ वाले जो, गोला शरीफ वाले जो है जी, उनका बड़ा मारूफ कलाम पेश नसीरुद्दीन कर रहा हूँ। नसीर। जी, नसीरुद्दीन नसीर साहब, जी उनका बड़ा मारूफ कलाम पेश कर रहा हूँ। जी। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। नसीर साहब का कलाम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत ही मकाम आला है उनका, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है, मतलब गोलड़ा शरीफ वाले। जी जी। तो और अब इसके बाद क्या सुना रहे हैं, किसका कलाम सुना रहे हैं? ये भी शाह साहब हैं, पहले भी मैंने एक सादात का कलाम पेश किया जो पीर नसीरुद्दीन साहब, जो अब कलाम पेश करने जा रहा हूँ, ये भी सैयद हैं, मेरे आका की आल हैं, जनाब अल्ताफ़ हुसैन काज़मी साहब, इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, ये ख़ुद भी नात हैं बड़े मारूफ। ठीक है, तो इनका भी बड़ा मारूफ एक मारूफ कलाम पेश करने जा रहा हूँ। ठीक है। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते
किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए। गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए। और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ